कहानी की शुरुआत होती है फ्रांस के एक शानदार और पुरअसरार महल से, जहां पर एक जवान शहजादा रहता है। उसके पास दौलत है, ताकत है और दुनिया की हर आराम वाली चीज मौजूद थी। लेकिन इतनी अमीरी के बावजूद उसका दिल बिल्कुल पत्थर बन चुका था। उसे सिर्फ खूबसूरत चीजें पसंद थीं और वह अपने महल में भी सिर्फ हैंडसम और ब्यूटीफुल लोगों को ही आने देता था। गरीब और आम लोग उसकी नजरों में किसी के बराबर नहीं थे। हर रात उसके महल में बड़ी पार्टियां होती थीं। म्यूजिक, डांस और चमक धमक से पूरा महल रोशन हो जाता था। फिर एक रात जब बाहर खतरनाक तूफान चल रहा होता है, महल के दरवाजे पर एक बूढ़ी और कमजोर सी बुढ़िया पनाह मांगने आती है। बदले में वह शहजादे को एक सादा सा गुलाब देती है, लेकिन शहजादा उसकी शक्ल देखकर उसका मजाक उड़ाता है और उसे महल से निकालने की कोशिश करता है। बुढ़िया उसे समझाती है कि असली खूबसूरती चेहरे में नहीं, दिल के अंदर होती है। लेकिन गुरूर में अंधा शहजादा उसकी बात नहीं मानता और तभी अचानक वह बुढ़िया अपनी असली शक्ल में आ जाती है। दरअसल वह एक ताकतवर जादूगरनी होती है। जादूगरनी शहजादे के अंदर की बेरहमी और सिर्फ अपने बारे में सोचने वाली आदत देखकर उसे सख्त सजा देती है। वह उस खूबसूरत प्रिंस को एक डरावने बीस्ट में बदल देती है। सिर्फ प्रिंस ही नहीं, बल्कि महल में रहने वाले तमाम लोग भी श्राप का शिकार हो जाते हैं। कोई घड़ी बन जाता है, कोई कैंडल स्टैंड और कोई चाय की केतली। जादूगरनी एक जादुई गुलाब छोड़कर जाती है और कहती है, अगर बीस्ट उस गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले किसी से सच्चा प्यार करना और उसका प्यार हासिल करना सीख गया तो श्राप टूट जाएगा। लेकिन अगर वह इसमें नाकाम हो गया तो वह हमेशा के लिए बीस्ट ही रहेगा। वक्त गुजरता रहता है और धीरे धीरे बीस्ट उम्मीद खोना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि इतने डरावने चेहरे वाले जानवर से भला कौन मोहब्बत करेगा। अब कहानी हमें एक छोटे से फ्रेंच गांव में ले आती है, जहां हर दिन बिल्कुल एक जैसा होता है। लोग सिंपल जिंदगी जीते हैं, वही रोज का काम, वही सोच। और इसी गांव में रहती है बेल। बेल बाकी सब लड़कियों से बिल्कुल अलग होती है। जहां गांव की दूसरी लड़कियां सिर्फ शादी और घर की बातें करती हैं, वहीं बेल को बुक्स पढ़ना और नए सपने देखना पसंद होता है। वह अक्सर किताब लेकर गांव की गलियों में चलती रहती है, जिस वजह से लोग उसे अजीब समझते हैं। लेकिन बेल को उनकी बातों की परवाह नहीं होती। उसके लिए बुक्स एक नई दुनिया का दरवाजा होती है। बेल का सपना इस छोटे से गांव से बाहर निकलकर एक बड़ी और रोमांच भरी दुनिया देखना होता है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी में सिर्फ ये बोर गांव नहीं, बल्कि कुछ और भी बड़ा लिखा है। बेल अपने फादर मॉरिस के साथ रहती है, जो चीजें बनाने वाले और डिजाइनर होते हैं। मॉरिस नए नए मशीन्स और म्यूजिक बॉक्सेस बनाने की कोशिश करते रहते हैं। गांव वाले उन्हें भी थोड़ा पागल समझते हैं, लेकिन बेल अपने फादर से बहुत प्यार करती है और उनकी हर बात में उनका साथ देती है। दोनों का रिश्ता काफी इमोशनल और स्ट्रॉन्ग होता है। इसी गांव में रहता है गैस्टोन, जो खुद को परफेक्ट मर्द समझता है। वह हैंडसम है, शारीरिक तौर पर स्ट्रॉन्ग है और गांव की लगभग हर लड़की उस पर फिदा होती है। लेकिन गैस्टोन की नजर सिर्फ बेल पर होती है। उसे लगता है कि क्योंकि बेल सबसे खूबसूरत लड़की है, इसलिए उसका हक सिर्फ उसी पर बनता है। गैस्टोन बेल से शादी करने का सपना देखने लगता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि बेल उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि गैस्टोन सिर्फ अपनी शक्ल और गुरूर में डूबा हुआ इंसान होता है। बेल को उसकी अकड़ और पुरानी सोच बिल्कुल इम्प्रेस नहीं करती। जितना ज्यादा गैस्टोन बेल के करीब आने की कोशिश करता है, उतना ही बेल उसे नजरअंदाज करती है और यही चीज धीरे धीरे गैस्टोन की दीवानगी को और खतरनाक बनाने लगती है। एक दिन बेल के फादर मॉरिस अपना काम खत्म करके वापस गांव लौट रहे होते हैं। सफर लंबा होता है, इसलिए वह जल्दी घर पहुंचने के लिए जंगल का छोटा रास्ता लेने का फैसला करते हैं। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि ये छोटा रास्ता उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक रास्ता बनने वाला है। जैसे ही मॉरिस जंगल के अंदर गहरा जाता है, मौसम अचानक खराब होना शुरू हो जाता है। हर तरफ बर्फ, अंधेरा और अजीब सी खामोशी छा जाती है। मॉरिस को लगता है कि वह रास्ता भटक चुका है और तभी अचानक भूखे और खूंखार भेड़िए उन पर हमला कर देते हैं। भेड़िए मॉरिस और उसके घोड़े फिलिप का पीछा करने लगते हैं। मॉरिस अपनी जान बचाते हुए जंगल में भागता है और मुश्किल से एक पुराने और डरावने महल तक पहुंच जाता है। ये वही महल होता है जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है। भेड़ियों से बचने के लिए वह जल्दी से महल के अंदर घुस जाता है। शुरू में महल बिल्कुल सुनसान और भूतिया लगता है। हर तरफ अंधेरा, बड़े बड़े कमरे और अजीब सी खामोशी होती है। मॉरिस को लगता है कि शायद यहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे महसूस होता है कि महल में कुछ तो अजीब है। तभी उसको पता चलता है कि महल की चीजें असल में जिंदा हैं। एक कैंडल स्टैंड बात करता है, घड़ी रिएक्ट करती है और घर की दूसरी चीजें भी इंसानों की तरह बर्ताव करने लगती हैं। मॉरिस शॉक में आ जाता है, क्योंकि उसके सामने एक नामुमकिन चीज हो रही होती है। यहीं पर हमें श्राप का असली असर समझ आता है। ये कोई नॉर्मल महल नहीं, बल्कि एक जादुई और श्रापित महल होता है, जहाँ रहने वाले सब लोग चीजों में बदल चुके हैं। कोई कैंडल बन गया है, कोई कप और कोई घड़ी। महल की ये बोलने वाली चीजें मॉरिस को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती, बल्कि वह उसकी मदद करने की कोशिश
करती हैं। महल के अंदर थोड़ी देर आराम करने के बाद मॉरिस को याद आता है कि उसने बेल से वादा किया था कि वह उसके लिए एक गुलाब लेकर वापस आएगा। जब वह महल के बाहर बगीचे में जाता है तो उसे एक खूबसूरत गुलाब नजर आता है। मॉरिस बिना कुछ सोचे वह गुलाब तोड़ लेता है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि ये एक नॉर्मल फूल नहीं है। जैसे ही गुलाब टूटता है, अचानक पूरा माहौल बदल जाता है। तेज हवा चलने लगती है और अंधेरे में से एक खौफनाक आवाज गूंजती है। तभी पहली बार बीस्ट की डरावनी एंट्री होती है। उसका बड़ा सा डरावना जिस्म, तेज पंजे और गुस्से से भरी आंखें देखकर मॉरिस बुरी तरह डर जाता है। बीस्ट बिना किसी रहम के मॉरिस को पकड़कर महल के अंधेरे में बनी जेल में बंद कर देता है। मॉरिस मदद के लिए चिल्लाता रहता है, लेकिन बीस्ट उसकी एक नहीं सुनता। दूसरी तरफ मॉरिस का घोड़ा फिलिप किसी तरह महल से बचकर अकेला गांव वापस पहुंच जाता है। जब बेल फिलिप को अकेला देखती है तो वह तुरंत समझ जाती है कि उसके फादर किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। बेल का दिल घबराने लगता है। वह बिना वक्त बर्बाद किए फिलिप पर बैठकर जंगल की तरफ निकल पड़ती है। उसे नहीं पता होता कि आगे उसका सामना एक ऐसे डरावने राज से होने वाला है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। अपने फादर को ढूंढते ढूंढते बेल उस खौफनाक महल तक पहुंच जाती है। महल को देखते ही उसे अजीब सी फीलिंग आती है। हर तरफ सन्नाटा और अंधेरा छाया होता है, लेकिन बेल हिम्मत नहीं हारती और अंदर चली जाती है। जैसे ही वह महल के अंदर जाती है, उसका सामना एक और हैरान कर देने वाली चीज से होता है। एक बोलने वाली घड़ी, एक कैंडल स्टैंड और दूसरी अजीब जिंदा चीजें उसे देखकर हैरान हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि शायद बेल वही लड़की है जो उनका श्राप तोड़ सकती है। बेल इन सब चीजों से कंफ्यूज होती है, लेकिन उस वक्त उसके लिए सबसे जरूरी अपने फादर को बचाना होता है। वह महल के अंदर आगे बढ़ती है और आखिरकार मॉरिस को एक अंधेरी जेल में बंद देखती है। मॉरिस बेल को देखकर शॉक हो जाता है और फौरन उसे वहां से भागने को कहता है, लेकिन तभी अचानक महल की दीवारों में एक खौफनाक आवाज गूंजती है और बीस्ट सामने आ जाता है। उसकी एंट्री इतनी डरावनी होती है कि बेल भी एक पल के लिए डर जाती है। बड़ा सा जिस्म, तेज दांत और जानवर जैसा चेहरा देखकर उसे समझ आ जाता है कि उसके फादर सच कह रहे थे। बीस्ट मॉरिस को चोर कहकर उसे हमेशा के लिए बंद रखने की बात करता है। बेल अपने फादर की हालत देखकर इमोशनल हो जाती है और बीस्ट से एक सौदा करती है। वह कहती है कि अगर बीस्ट मॉरिस को छोड़ दे तो वह खुद उसकी जगह बंद रहने के लिए तैयार है। मॉरिस अपनी बेटी को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बेल अपना फैसला कर चुकी होती है। बीस्ट भी उसकी बात मान लेता है और इसी तरह बेल अपनी आजादी छोड़कर खुद को बीस्ट के महल में हमेशा के लिए बंद कर देती है, सिर्फ अपने फादर की जान बचाने के लिए। ये मोमेंट मूवी का पहला बड़ा इमोशनल टर्निंग पॉइंट होता है, जहां बेल साबित करती है कि वह सिर्फ समझदार ही नहीं बल्कि बहुत बहादुर और दूसरों के लिए अपनी खुशी छोड़ने वाली लड़की भी है। बेल के बंद होने के बाद महल की बोलने वाली चीजें उसे आराम महसूस करवाने की कोशिश करती हैं। सबसे पहले बोलने वाला कैंडल स्टैंड और एक सख्त घड़ी बेल के पास आते हैं। दोनों को एक ही उम्मीद होती है कि शायद बेल ही वह लड़की है जो बीस्ट का दिल बदलकर उन सब का श्राप तोड़ सकती है। इसीलिए वह बेल के साथ तमीज से बर्ताव करते हैं और उसे महल का सबसे अच्छा कमरा देते हैं। जब बेल उस शानदार कमरे को देखती है तो वह हैरान हो जाती है। इतना बड़ा और रॉयल कमरा देखकर उसे यकीन नहीं होता कि एक डरावना बीस्ट इतनी अच्छी मेहमान नवाजी भी कर सकता है। महल की चीजें उसकी मदद करती हैं, उसके लिए कपड़े तैयार करती हैं और उसे महसूस करवाने की कोशिश करती हैं कि वह अकेली नहीं है। दूसरी तरफ क्लॉक और बाकी नौकर बीस्ट को समझाने लगते हैं कि अगर वह बेल के साथ प्यार और नरमी से बर्ताव करेगा तभी बेल उसे समझ पाएगी। वह बीस्ट को सलाह देते हैं कि गुस्से और डराने से कुछ नहीं होगा, उसे बेल का भरोसा जीतना पड़ेगा। काफी जोर देने के बाद बीस्ट अजीब तरीके से बेल को खाने के लिए बुलाता है, लेकिन उसका बदतमीज और हुक्म देने वाला अंदाज अभी भी सेम होता है। वह तमीज से पूछने के बजाय हुक्म देता है कि बेल उसके साथ खाना खाए। बेल उसकी बात सुनकर और ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे लगता है कि बीस्ट सिर्फ एक बदतमीज और खतरनाक जानवर है, इसीलिए वह सीधा मना कर देती है और उसके साथ खाना खाने से इनकार कर देती है। बेल के मना करते ही बीस्ट का गुस्सा फिर से बाहर आ जाता है। वह चीख कर कहता है कि अगर बेल उसके साथ खाना नहीं खाएगी तो उसे खाना भी नहीं मिलेगा। यहीं से मुश्किल रिश्ते की असली शुरुआत होती है, जहां एक तरफ बीस्ट अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता और दूसरी तरफ बेल उसके अंदर के इंसान को बिल्कुल नहीं देख पा रही होती। कप और घड़ी बीस्ट को समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर वह इसी तरह बर्ताव करता रहा तो बेल कभी उससे प्यार नहीं करेगी और अगर बेल ने उससे प्यार नहीं किया तो सिर्फ बीस्ट ही नहीं बल्कि पूरा महल हमेशा के लिए श्रापित रह जाएगा। यही मूवी हमें श्राप की असली खतरनाकी दिखाती है। जादुई गुलाब की पंखुड़ियां धीरे धीरे गिर रही होती हैं। हर गिरती हुई पंखुड़ी के साथ नौकर और भी ज्यादा चीजों में बदलते जा रहे होते हैं। सबको डर होता है कि अगर आखिरी गुलाब की पंखुड़ी गिरने से पहले बीस्ट से किसी लड़की ने सच्चा प्यार नहीं किया तो
तो उनको हमेशा के लिए यही श्रापित जिंदगी गुजारनी पड़ेगी और कोई भी वापस से इंसान नहीं बन सकेगा। दूसरी तरफ बेल के फादर मॉरिस किसी तरह महल से बचकर गांव वापस पहुंच जाते हैं। वह घबराहट में लोगों को बताते हैं कि जंगल में एक डरावना बीस्ट रहता है जिसने बेल को बंद कर लिया है, लेकिन गांव वाले उसकी बात सीरियसली लेने के बजाय उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। किसी को यकीन नहीं होता कि बोलने वाली चीजें और बीस्ट जैसी चीजें असल में मौजूद हैं। सब मॉरिस को पागल समझने लगते हैं। वह जितनी ज्यादा मदद मांगता है लोग उतना ही हंसने लगते हैं। इसी हालत का फायदा गैस्टोन उठाता है। वह सबके सामने एक झूठा हीरो बनने की एक्टिंग करता है और दिखावा करता है कि वह बेल को बचाने के लिए तैयार है। मॉरिस परेशान होता है, इसलिए वह गैस्टोन की बात मान लेता है, लेकिन असल में गैस्टोन का मकसद बेल को बचाना नहीं होता, बल्कि उसे इम्प्रेस करना और उस पर अपना हक जमाना होता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, बेल को किसी भी तरह अपनी बीवी बनाना। यहाँ से मूवी का खतरा और भी बढ़ जाता है। एक तरफ महल में श्राप का वक्त खत्म हो रहा होता है और दूसरी तरफ गांव में गैस्टोन अपनी स्वार्थी प्लानिंग शुरू कर चुका होता है। आखिर एक जगह पर गैस्टोन अपनी झूठे हीरो वाली एक्टिंग छोड़ देता है। वह मॉरिस को डरा धमका कर एक दरख्त के साथ बांध देता है और उसे ठंडी बर्फीली जंगल में अकेला छोड़ देता है ताकि भेड़िए उसे मार दें। गैस्टोन को लगता है कि अगर मॉरिस मर गया तो बेल मजबूरन उस पर भरोसा करेगी और फिर उससे शादी कर लेगी। ये सीन साफ दिखाता है कि असल जानवर बीस्ट नहीं बल्कि गैस्टोन है। वह इतना स्वार्थी और जालिम होता है कि सिर्फ अपनी दीवानगी के लिए एक बेगुनाह बूढ़े आदमी को मरने के लिए छोड़ देता है। लेकिन जब मॉरिस बिल्कुल उम्मीद हार चुका होता है तब एक पुरअसरार और गरीब सी औरत अगाथा उसकी जान बचाती है। अगाथा चुपचाप मॉरिस की मदद करती है और उसे महफूज जगह तक पहुंचाती है। उस वक्त किसी को नहीं पता होता कि अगाथा असल में कौन है, लेकिन उसकी एंट्री कहानी में बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली होती है। दूसरी तरफ महल में बेल और बोलने वाली चीजों के बीच रिश्ता मजबूत होने लगता है। घड़ी, स्टैंड और कप वगैरह बेल के साथ फ्रेंडली बर्ताव करते हैं और उसे महसूस होता है कि ये लोग असल में बुरे नहीं हैं। धीरे धीरे बेल का डर कम होने लगता है। इसी बीच तजस्सुस में बेल महल देखते देखते एक मना किए गए कमरे तक पहुंच जाती है जहां जादुई गुलाब रखा होता है। ये वही जादुई गुलाब होता है जो बीस्ट के श्राप से सीधा जुड़ा हुआ है। कमरे को देखते ही बेल को समझ आता है कि बीस्ट कुछ बहुत बड़ा राज छुपा रहा है। बीस्ट इतने गुस्से में चिल्लाता है कि बेल बुरी तरह डर जाती है। वह उसे कमरे से निकलने के लिए चीखता है और लगभग खतरनाक बर्ताव करता है। बीस्ट का ये डरावना रूप देखकर बेल को लगता है कि वह कभी बदल नहीं सकता। इसी डर और उलझन में बेल महल से भागने का फैसला कर लेती है। वह घोड़े पर बैठकर जंगल की तरफ निकल पड़ती है और एक बार फिर बीस्ट और बेल के बीच इमोशनल दूरी पैदा हो जाती है। महल से भागने के बाद बेल जंगल के खतरनाक रास्ते से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन रात का अंधेरा, बर्फ और खौफनाक आवाजें उसे और ज्यादा डरा रही होती हैं। तभी अचानक कुछ खूंखार भेड़िए उस पर हमला कर देते हैं। भेड़िए बेल और उसके घोड़े को घेर लेते हैं। बेल बचने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन भेड़िए हर तरफ से उसके करीब आने लगते हैं। कुछ ही पल में हालत इतनी खतरनाक हो जाती है कि लगता है बेल जिंदा नहीं बच पाएगी और तभी अचानक बीस्ट वहाँ पहुँच जाता है। बिना अपनी जान की परवाह किए वह भेड़ियों पर टूट पड़ता है। बीस्ट पूरी ताकत से बेल को बचाने के लिए लड़ता है। उसका खतरनाक और जानवर वाला रूप पहली बार किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि किसी की जान बचाने के लिए इस्तेमाल होता है। लड़ाई बहुत जबरदस्त होती है। बीस्ट एक एक करके भेड़ियों को भगा देता है, लेकिन इस लड़ाई में वह खुद बुरी तरह जख्मी हो जाता है। उसके जिस्म पर गहरे जख्म लग जाते हैं और वह कमजोर होकर जमीन पर गिरने लगता है। बेल शौक में उसे देखती रहती है, क्योंकि पहली बार उसने बीस्ट के अंदर एक फिक्र करने वाली और दूसरों के लिए अपनी जान डालने वाली साइड देखी होती है। बीस्ट चाहता तो बेल को मरने के लिए छोड़ सकता था, लेकिन उसने अपनी जान खतरे में डालकर उसे बचाया। बेल का दिल धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाता है। बेल बीस्ट को सहारा देते हुए मुश्किल से महल तक लाती है और उसके जख्मों का इलाज करना शुरू करती है। यहीं से उनके रिश्ते में पहली बार भरोसा बनना शुरू होता है। बेल को महसूस होता है कि बीस्ट सिर्फ एक डरावना जानवर नहीं बल्कि उसके अंदर कहीं न कहीं एक अच्छा इंसान भी छुपा हुआ है। इलाज के बाद दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना लगते हैं। एक दिन उनके बीच बुक्स और शायरी को लेकर बात होती है। बेल को लगता था कि बीस्ट सिर्फ एक खतरनाक जानवर है, लेकिन उसे शौक तब लगता है जब बीस्ट किताबों और शायरी की बातें समझने लगता है। बीस्ट बताता है कि वह पढ़ा लिखा है और उसे भी बुक्स पसंद हैं। ये सुनकर बेल की उसके बारे में सोच और बदलने लगती है। पहली बार उसे महसूस होता है कि बीस्ट के अंदर सिर्फ जानवर नहीं बल्कि एक समझदार और अकेला इंसान भी छुपा हुआ है। फिर बीस्ट बेल को महल की सबसे जबरदस्त जगह दिखाता है, एक बहुत बड़ी रॉयल लाइब्रेरी। हजारों बुक्स से भरी
भरी हुई वह लाइब्रेरी देखकर बेल सच में हैरान रह जाती है। उसकी आंखों में खुशी साफ नजर आती है क्योंकि बुक्स उसकी सबसे पसंदीदा चीज होती हैं। बीस्ट चुपचाप बेल को बताता है कि ये पूरी लाइब्रेरी अब उसकी है। ये सुनकर बेल इमोशनल और बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि पहली बार किसी ने उसकी पर्सनैलिटी और उसके शौक को इतनी अहमियत दी होती है। यहीं से उनके बीच असली रिश्ता शुरू होता है। बेल को अब बीस्ट का डरावना चेहरा कम और उसके अंदर छुपा अकेला इंसान ज्यादा नजर आने लगता है और बीस्ट भी पहली बार महसूस करता है कि कोई उससे उसकी शक्ल के बिना फैसला किए उसे समझने की कोशिश कर रहा है। अब धीरे धीरे महल का माहौल पूरी तरह बदलने लगता है। जहाँ पहले बेल और बीस्ट एक दूसरे से लड़ते रहते थे, अब वह साथ वक्त गुजारना लगते हैं। दोनों महल के अलग अलग हिस्सों को देखते हैं, बुक्स पर बात करते हैं और एक दूसरे की कंपनी पसंद करना शुरू कर देते हैं। बेल बीस्ट को तमीज और नरमी से बात करना सिखाती है, जबकि बीस्ट बेल को महल की जादुई दुनिया दिखाता है। इन छोटे छोटे पलों के जरिए उनकी दोस्ती धीरे धीरे मजबूत होने लगती है। महल की बोलने वाली चीजें भी ये सब देखकर बहुत खुश होती हैं और उन्हें लगने लगता है कि शायद आखिरकार श्राप टूट सकता है और वो सब दोबारा से इंसान बन सकते हैं। पहली बार बीस्ट सच में खुश नजर आता है। बेल भी उसके साथ आराम महसूस करने लगती है। दोनों हंसते हैं, मजाक करते हैं और एक दूसरे के साथ सुकून भरा वक्त गुजारते हैं। ये सारे खुश पल बीस्ट के अंदर एक नई फीलिंग जगाने लगते हैं। वह समझता है कि वह बेल को सिर्फ पसंद नहीं करता बल्कि उससे सच में प्यार करने लगा है। लेकिन उसे डर भी होता है कि कहीं बेल उसके डरावने चेहरे की वजह से उसे मना ना कर दे। बोलने वाली चीजें बीस्ट को हिम्मत देती हैं कि अब उसे बेल को अपने दिल की बात बता देनी चाहिए। वो बीस्ट को हौसला देते हैं और कहते हैं कि अगर वह सच्चा रहा तो शायद बेल भी उसे समझ सकेगी। इसीलिए महल में एक शानदार रोमांटिक डांस की तैयारी शुरू होती है। बीस्ट को तैयार किया जाता है, उसकी सफाई और सजावट होती है और सब उसे एक शरीफ आदमी की तरह बर्ताव करना सिखाने लगते हैं। यहाँ साफ महसूस होने लगता है कि दोस्ती अब धीरे धीरे प्यार में बदल रही है और सालों बाद पहली बार महल में उम्मीद की रोशनी नजर आती है। दूसरी तरफ गांव में हालात और ज्यादा खतरनाक होती जा रही होती है। मॉरिस बार बार लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि जंगल के अंदर एक असली बीस्ट रहता है और बेल उसके महल में है, लेकिन गांव वाले उसकी बातों को सीरियस लेने के बजाय उसे पागल समझने लगते हैं। मॉरिस परेशानी में मदद मांगता रहता है लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता और यहीं गैस्टोन को अपनी चाल चलने का सही मौका मिल जाता है। गैस्टोन समझ चुका होता है कि बेल कभी उससे अपनी मर्जी से शादी नहीं करेगी, इसलिए वह मॉरिस को इस्तेमाल करने का प्लान बनाता है। वह चुपचाप पागल खाने के एक अफसर मॉन्सियर डियार्क के साथ मिल जाता है ताकि मॉरिस को दिमागी मरीज साबित करवा सके। गैस्टोन का प्लान बहुत स्वार्थी होता है। उसे लगता है कि अगर मॉरिस को पागल खाने भेज दिया गया तो बेल मजबूरन अपने फादर को बचाने के लिए उससे शादी कर लेगी। फिर गैस्टोन पूरे गांव के सामने मॉरिस को बेवकूफ बनाना शुरू करता है। वह जानबूझकर मॉरिस की बीस्ट वाली कहानी का मजाक उड़ाता है और लोगों को यकीन दिलाता है कि मॉरिस अपना दिमाग खो चुका है। गांव वाले भी बिना सच जाने गैस्टोन की बात मान लेते हैं। हालात इतनी खराब हो जाती है कि मॉरिस को जबरदस्ती बंद कर लिया जाता है। उसे पागल कहकर पागल खाने भेजने की तैयारी होने लगती है। ये सब देखकर साफ समझ आता है कि असली खतरा बीस्ट नहीं बल्कि गैस्टोन जैसा इंसान है जो अपनी दीवानगी और गुरूर के लिए किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। महल में सब कुछ आखिरकार परफेक्ट लगने लगता है। बड़े बॉलरूम को रोशनियों और कैंडल्स से सजाया जाता है और बीस्ट बेल को एक रॉयल डांस के लिए बुलाता है। जब बेल खूबसूरत येलो गाउन पहनकर सीढ़ियों से नीचे आती है तो बीस्ट उसे देखकर एक पल के लिए खुद भी चुप हो जाता है। ये मोमेंट दोनों के रिश्ते का सबसे रोमांटिक और इमोशनल हिस्सा होता है। फिर दोनों बॉलरूम में धीरे धीरे डांस करना शुरू करते हैं। सॉफ्ट म्यूजिक, चमकती कैंडल्स और पूरे जादुई माहौल के बीच बीस्ट और बेल पहली बार एक दूसरे के इतने करीब महसूस करते हैं। महल की सारी बोलने वाली चीजें उन्हें देखकर इमोशनल हो जाती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद अब श्राप टूटने वाला है। डांस के दौरान बीस्ट पहली बार उम्मीद महसूस करने लगता है कि बेल शायद उसे अपना सकती है, लेकिन इसी खुशी के बीच बेल अचानक उदास हो जाती है। उसे अपने फादर मॉरिस की याद आने लगती है और उसका दिल परेशान हो जाता है। बीस्ट बेल की फीलिंग समझ जाता है, इसीलिए वह उसे एक जादुई आईना देता है जो दुनिया की कोई भी जगह दिखा सकता है। बीस्ट चाहता है कि बेल खुद देख ले कि उसका फादर ठीक है या नहीं, लेकिन जैसे ही बेल आईने में देखती है उसका चेहरा शौक से भर जाता है। बेल के फादर को गांव वाले बंद करके ले जा रहे होते हैं और उसकी हालत बहुत बुरी होती है। बेल तुरंत समझ जाती है कि उसके फादर बहुत बड़े खतरे में हैं। ये देखकर बीस्ट के पास दो रास्ते होते हैं, या तो वह बेल को हमेशा के लिए महल में रोक ले और श्राप टूटने की उम्मीद बचाए रखे, या फिर उसे आजाद कर दे। और यहीं बीस्ट अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दूसरों के लिए सोचने वाला फैसला लेता है। वह बेल को आजाद कर देता है और कहता है कि वह अपने फादर के पास चली जाए। बीस्ट जानता होता है कि बेल के जाने के बाद शायद वह हमेशा के लिए अकेला रह जाएगा और श्राप कभी नहीं टूटेगा, लेकिन फिर भी वह बेल की खुशी और उसके फादर को अपनी ख्वाहिश से ज्यादा अहमियत देता है। यहीं पहली बार साबित होता है कि बीस्ट सच में बदल चुका है। अब वह स्वार्थी प्रिंस नहीं रहा, बल्कि किसी से सच्चा प्यार करना
करना सीख चुका है। बीस्ट से आजाद होने के बाद बेल जल्दी से गांव वापस पहुंचती है और सबसे पहले अपने फादर मॉरिस को बचाने की कोशिश करती है। मॉरिस की हालत देखकर बेल इमोशनल हो जाती है, लेकिन गांव वाले अब भी उन दोनों की बातों पर यकीन नहीं कर रहे होते। सबको लगता है कि मॉरिस पागल हो चुका है और बेल भी उसकी अजीब कहानियों पर यकीन करने लगी है। गैस्टॉन इसी मौके का फायदा उठाता है और पूरे गांव को और ज्यादा बहकाना शुरू कर देता है, लेकिन इस बार बेल के पास सबूत होता है। वह बीस्ट का दिया हुआ जादुई आईना सबके सामने इस्तेमाल करती है। जैसे ही आईना चलता है उसमें असली बीस्ट नजर आता है। पूरा गांव शॉक में आ जाता है, क्योंकि अब उन्हें यकीन हो जाता है कि मॉरिस झूठ नहीं बोल रहा था। लेकिन हालात और खतरनाक तब हो जाती है जब बेल बीस्ट के बारे में बुरी बात करने के बजाय उसकी तारीफ करना शुरू करती है। बेल सबको बताती है कि बीस्ट खतरनाक जानवर नहीं बल्कि नरम दिल और अच्छा है। वह कहती है कि बीस्ट ने उसकी जान बचाई और उसके साथ कभी बुरा नहीं किया। ये सब सुनकर गैस्टॉन के अंदर जलन और गुस्सा फट पड़ता है। उसे समझ आ जाता है कि बेल दिल से बीस्ट के करीब जा चुकी है और ये बात उसका गुरूर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता। गैस्टॉन फौरन बात को उल्टा घुमाता है और गांव वालों को यकीन दिलाता है कि बीस्ट ने बेल पर काला जादू कर दिया है। वह लोगों के अंदर डर भर देता है और बीस्ट को पूरे गांव के लिए खतरा बता देता है। फिर गैस्टॉन अपनी ताकत का इस्तेमाल करके बेल और मॉरिस दोनों को बंद करवा देता है ताकि वह बीस्ट को खबर ना दे सके। बेल परेशानी में बचकर निकलने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे पता होता है कि गैस्टॉन अब बीस्ट को मारने के लिए कुछ भी करेगा। गैस्टॉन पूरे गांव के अंदर इतना डर और नफरत भर देता है कि सब लोग बीस्ट को एक खूनी जानवर समझने लगते हैं। वह गांव वालों को भड़काता है कि अगर बीस्ट को अभी नहीं रोका गया तो वह उनके गांव और बच्चों के लिए खतरा बन जाएगा। धीरे धीरे पूरा गांव एक गुस्से भरी भीड़ में बदल जाता है। सब लोग मशालें, तलवारें और हथियार लेकर महल की तरफ निकल पड़ते हैं। गैस्टॉन खुद को उनका लीडर बनाकर सबको लड़ाई के लिए तैयार करता है। दूसरी तरफ महल में बोलने वाली चीजों को भी समझ आ जाता है कि गांव वाले हमला करने आ रहे हैं, इसलिए वो बीस्ट को बचाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि अगर बीस्ट मर गया तो उन सब की भी उम्मीद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जैसे ही गांव वाले महल के अंदर घुसते हैं एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। बोलने वाली चीजें अपनी जादुई ताकत और मजेदार चालें इस्तेमाल करके गांव वालों को रोकने की कोशिश करती हैं। कोई गर्म चाय फेंकता है, कोई फर्नीचर से हमला करता है और पूरा महल जंग का मैदान बन जाता है। लेकिन इस सब के बीच बीस्ट बिल्कुल टूटा हुआ होता है। बेल के चले जाने के बाद उसने लगभग उम्मीद छोड़ दी होती है। उसे लगता है कि अब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं बची। इसीलिए जब गैस्टॉन महल की छत पर उसका सामना करता है तो बीस्ट ठीक से लड़ाई भी नहीं करता। गैस्टॉन इस कमजोरी का फायदा उठाता है। वह बीस्ट को दिमागी तौर पर तकलीफ देता है और उसे जलील करता है कि बेल कभी उससे प्यार नहीं कर सकती। बीस्ट धीरे धीरे हार मान लेता है और लगभग अपनी मौत मान लेता है। फिर अचानक गैस्टॉन बीस्ट पर बंदूक तान देता है और बिना रहम के उसे गोली मार देता है। बीस्ट बुरी तरह जख्मी हो जाता है और महल की छत पर गिर पड़ता है। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बीस्ट की कहानी अब खत्म होने वाली है। जब सब कुछ खत्म होता हुआ नजर आ रहा होता है तभी अचानक बेल महल वापस पहुंच जाती है। बीस्ट जैसे ही बेल को देखता है उसकी आंखों में एक बार फिर जीने की उम्मीद जग जाती है। जो बीस्ट कुछ देर पहले हार मान चुका था अब दोबारा खुद को संभाल लेता है। बेल को देखकर बीस्ट के अंदर एक नई ताकत आ जाती है और वह आखिरकार गैस्टॉन का सामना करना शुरू करता है। दोनों के बीच महल की छत पर जबरदस्त लड़ाई होती है। वह आसानी से गैस्टॉन पर भारी पड़ने लगता है और कुछ ही देर में उसे पूरी तरह हरा देता है। बीस्ट चाहे तो उसी वक्त गैस्टॉन को मार सकता था, लेकिन उसने अब इंसानियत और रहम सीख ली होती है। बीस्ट गैस्टॉन को जिंदा छोड़ देता है और उसे वार्निंग देता है कि महल छोड़कर चला जाए। ये मोमेंट साफ दिखाता है कि बीस्ट अब असल जानवर नहीं रहा। उसने बदला और गुस्से के बजाय माफ करना सीख लिया है। जैसे ही बीस्ट बेल के पास वापस मुड़ता है गैस्टॉन पीछे से छुपकर बंदूक निकालता है और बीस्ट को गोली मार देता है। बीस्ट अचानक हमले से बुरी तरह जख्मी हो जाता है, लेकिन उसी वक्त गैस्टॉन का संतुलन बिगड़ जाता है। वह महल की खतरनाक ऊंचाई से नीचे गिरता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। यहाँ मूवी एक ताकतवर पैगाम देती है। असली जानवर वह नहीं जो दिखने में डरावना हो, बल्कि वह होता है जिसके अंदर इंसानियत मर चुकी हो। बीस्ट ने माफ करना सीखा, लेकिन गैस्टॉन अपनी नफरत और गुरूर की वजह से खुद तबाह हो गया। फाइनल लड़ाई के बाद बीस्ट बुरी तरह जख्मी होकर बेल की बाहों में गिर जाता है। ऊपर जादुई गुलाब की आखिरी पंखुड़ी भी धीरे धीरे गिरने वाली होती है और महल के अंदर सबको समझ आ जाता है कि वक्त खत्म हो रहा है। बेल रोते हुए बीस्ट को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन बीस्ट की सांसें धीरे धीरे रुकने लगती हैं। सालों से जिस श्राप ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर रखी थी अब लगता है वह हमेशा के लिए जीत गया है। और फिर जादुई गुलाब की आखिरी पंखुड़ी भी गिर जाती है। महल के नौकर, सारी बोलने वाली चीजें फ्रीज हो जाती हैं और सबको
लगता है कि अब बीस्ट कभी वापस इंसान नहीं बन पाएगा। बेल पूरी तरह इमोशनल होकर बीस्ट को जोर से पकड़ लेती है। अब उसे आखिरकार समझ आ चुका होता है कि वह बीस्ट से सच में प्यार करने लगी है। रोते हुए बेल उससे कहती है आई लव यू। ये अल्फाज सिर्फ एक इजहार नहीं होते, बल्कि वह सच्चा प्यार होता है जिसका इंतजार सालों से श्राप कर रहा था। तभी अचानक एक ताकतवर जादू पूरे महल में फैलने लगता है और इसी पल पर पता चलता है कि पुरअसरार अगाथा असल में वही जादूगरनी थी जिसने प्रिंस को श्राप दिया था। वह पूरा वक्त सब कुछ देख रही होती है ताकि जान सके कि क्या बीस्ट सच में बदल सकता है या नहीं। बेल के सच्चे प्यार के इजहार के साथ ही श्राप आखिरकार टूट जाता है। बीस्ट का बड़ा और डरावना जिस्म हवा में उठने लगता है और धीरे धीरे वह दोबारा एक हैंडसम प्रिंस में बदल जाता है। सिर्फ बीस्ट ही नहीं बल्कि महल की सारी श्रापित चीजें भी वापस इंसान बन जाती हैं। सब आखिरकार अपनी असली जिंदगी वापस पा लेते हैं। पूरा महल एक बार फिर रोशनी और खुशी से भर जाता है। मूवी एक खूबसूरत हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म होती है, जहां न सिर्फ श्राप टूटता है बल्कि सबको ये सीख भी मिलती है कि असली खूबसूरती चेहरे में नहीं, दिल के अंदर होती है।